अप्पा जी, भैया जी, कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं लखनऊ में हाजिर हूं। तमाम वो सारे लोग मौजूद। कैसे हैं आप? ठीक है सर। अब आपको इत्तला मिल ही जाती है कि मैं यहाँ पे हूँ। जी जी जी। अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, चले जाएंगे कल परसों में वापस। कब जा रहे हैं सर? अब कहाँ जहाँ भी जाएगा रास्ता लेके वहीं चले जाएंगे। तो देख रहा हूँ मैं, रोज वही लोग आ जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, अब आपका प्यार है ना। यार तो तुम्हें मुझे मालूम है, लखनऊ में आपके मुरीद बहुत हैं। हाँ मुझे मालूम है। अब यहीं पे गुरु भी है और चेला भी यहीं है, सब मालूम है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर भी लोग जमा है शर्मा टी स्टॉल पर, लेकिन मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा, मुझे लग रहा है कुछ लोग समस्याएं लेके आने शुरू हो गए हैं। हाथ में आपके कुछ है ना, क्या है? अरे सर, घरों को बंद कर दिया है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट। घरों को बंद कर दिया? तो मैं आता हूँ, घरों में भी आता हूँ, आंगनों में भी आऊंगा। अभी आता हूँ, थोड़ा दूर दूर रहेंगे आज। लेकिन कोरोना में इस समय में मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए इधर आइए, पीछे थोड़ा पीछे पीछे आइए। आइए साहब, चाय की चुस्की जरूर लीजिए, लेकिन चुस्की के साथ थोड़ा दूर दूर खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान आज हमारे साथ शरीक होंगे उनसे मैं, जो आ गए हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले मैं साई सरस्वती ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो यहाँ पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे शो की एक परंपरा रही है कि हम कुछ ना कुछ गा के जरूर शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपका क्या नाम है साहब? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता। आपका? पंकज द्विवेदी जी। अभिषेक कश्यप। रूपक वर्मा। गोविंद सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने जो गाया था वो तो बहुत अच्छा गाया था, एक बार और जरा सुना दीजिए। क्या बात है भाई, लखनऊ का कोई अंदाज ही अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ कराता हूँ। दयाशंकर जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया दयाशंकर जी, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुरेंद्र राजपूत जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सूर्य प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, पूर्व IAS ऑफिसर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुरेश बहादुर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया जी का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो आए तो फिर बातचीत का सिलसिला और जुड़ेगा। लेकिन जो बात है मैं वहां पे रखना शुरू करता हूं। बहन जी ने एक ट्वीट किया, बहन मायावती जी ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज के दौरान एक और हत्या, कानपुर के अपहरण का वो जिक्र कर रही थी, अपहरण उसके बाद हत्या का जिक्र कर रही थी। उसका उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा ट्वीट करके कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। ये उन्होंने कहा कि जंगल राज में गुंडों के सामने कानून व्यवस्था ने सरेंडर कर दिया है। अखिलेश जी ने कहा कि चेतावनी देने के बाद भी पुलिस निष्क्रिय रही। ये तो उन नेताओं के हैं, लेकिन आंकड़े और भी हैं। जिस तरह से कानपुर में हुआ, पुलिस को मालूम था, 1 महीने तक करती रही, उसके बाद जो हत्या हो गई बहुत दुखद है। इससे पहले गाजियाबाद में पत्रकार की एक के बाद एक। देखिए, गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हुई, ये निश्चित तौर पर हम लोग इसके लिए दुखी हैं, चाहे कानपुर में हुआ। लेकिन आपने देखा होगा कि समय रहते योगी आदित्यनाथ जी ने कानपुर के अंदर एसपी से लेकर के CO, चौकी इंचार्ज, इंस्पेक्टर सबको निलंबित करने का काम किया। और गाजियाबाद में भी जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ जी उसको जेल के शिकंजे के अंदर भेजने का काम करेंगे। जहां तक अखिलेश यादव जी और मायावती जी ये बात कह रहे हैं, तो अखिलेश जी भूल जाते हैं उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में जवाहर कांड हुआ था मथुरा के अंदर, कितने लोग मारे गए और उसमें उनके पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे। मायावती जी गुंडों की राजनीति करके मुख्यमंत्री बनी थी, सब गुंडों को टिकट देने का काम की थी। ये लोग अपराध के बारे में योगी आदित्यनाथ जी से तुलना नहीं कर सकते। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई संगठित अपराध नहीं है। आज जो या तो गुंडे जेल के अंदर है या उत्तर प्रदेश से बाहर है। ये घटनाएं घटित हुई है, हम लोग इसके लिए दुखी हैं। लेकिन चाहे कोई भी व्यक्ति हो, योगी आदित्यनाथ जी के शासन में बच नहीं सकता। वो जहां भी होगा उसको निकाल करके उसको सजा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अवश्य देगी, मैं आपको आश्वासन देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि गिरफ्तारियों के मामले में तो आप अव्वल हैं, मैंने मालूम है, NCRP के आंकड़े हैं मेरे पास, तो गिरफ्तारियों को तो ठीक है, लेकिन अपराध हो रहा है ये तो अपने आप में फैक्ट है ना जी। देखिए प्रतीक भाई, सच बात यह है कि अगर समय, एक मिनट, मैं आपका परिचय नहीं जान पाया। मैं मुकेश तिवारी। मुकेश जी, कोई खास? नहीं। थोड़ा सा पीछे, कोरोना का समय है तो हम लोग करते हैं, मेरे डर लगता है, यूपी में जैसे आदमी खड़ा हो जाता है आगे, मुझे लगता है पता नहीं कौन आदमी है। थोड़ा पीछे, मुकेश जी थोड़ा सा पीछे, हाँ जी, आगे आइए आप। हाँ, अगर ये समय रहते कार्रवाई कर देते
तो गाजियाबाद का पत्रकार बच जाता, समय रहते कार्रवाई कर देते तो कासगंज की दोनों महिलाएं बच जाती जिनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, समय रहते कार्रवाई कर देते तो कानपुर का संजीत यादव जो कानपुर का बेटा है वो वापस आ जाता। 30 लाख रुपए कौन खा गया? पुलिस वाले खा गए, शासन खा गया, प्रशासन खा गया, भाजपा के लोग खा गए, या कौन खा गए? उन्होंने तो अपना मकान बेच करके बच्चों का वो कानपुर की जिस घटना का ये जिक्र कर रहे हैं उसमें अपहरण हुआ। अपहरण में कहा गया, परिवार वालों ने आरोप लगाया कि 30 लाख रुपए की फिरौती दी गई। 30 लाख रुपए की फिरौती दी गई, पुलिस ने कहा कि फिरौती नहीं दी गई। अब सवाल यह है कि परिवार कहता दी गई। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप परिवार की बात तो मानेंगे ना कि परिवार ने तो, उसके परिवार में एक शादी होने वाली थी, उसका पैसा रखा हुआ था, जेवर बेचे गए या जो भी रहा हो, पुलिस की जानकारी में सारी चीजें हुई। तो अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो 8 पुलिस वाले भी बच जाते शहीद होने से। आज की डेट में आप इसको देखें कि खाकी और खादी का जितना भयानक गठजोड़ उत्तर प्रदेश में वर्तमान योगी सरकार में है, न भूतो न भविष्यतो, कभी ऐसा नहीं हुआ है। अटल जी अगर आज की डेट में होते तो राजधर्म निभाने की परंपरा का निर्वहन करते हुए योगी आदित्यनाथ जी से या तो इस्तीफा ले लेते या उन्हें बर्खास्त करा देते। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था आज इतनी चुस्त है कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के और मुख्यमंत्री और शासन के लोग, अभी पंजाब के हाई कोर्ट के जज ने टिप्पणी किया कि कानून का राज कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि अपराधी या तो जेल में है। देखिए, कोई, मैं ये नहीं कहता हूं इतना बड़ा प्रदेश है, घटनाएं घटित हुई है, हम लोग आहत हैं, लेकिन पुलिस जो है समय रहते सबको गिरफ्तार करने का काम करेगी। कानपुर में भी कार्रवाई हुई है और गाजियाबाद में भी कार्रवाई हुई, कोई बच नहीं सकता है। छोटी सी बात बता दूं, मैं छोटी सी बात बता दूं, कोर्ट की बात कर रहे हैं, सूर्य प्रताप जी भी बैठे हैं, सुरेश भाई भी बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है अभी इनकाउंटर केसेस पर कि अगर इसी तरीके से हुआ, कानून व्यवस्था कोलैप्स है उत्तर प्रदेश में, अगर वाइडर एंगल होता है तो क्यों ना इस सरकार को बर्खास्त ही कर दिया जाए। जी, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मेरी टिप्पणी नहीं है। जी, मैं सुरेश जी आपके पास आता हूं, लेकिन सूर्य प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं इस अवसर में। सर, थोड़ा खड़ा करना चाहूंगा, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, लेकिन प्रोग्राम का फोरम ऐसा है। मैं ये चाहता हूं कि जो टिप्पणी आई और जो बात कही गई उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कहा गया सबसे विकट दौर में गुजर रहा है। ये कानून व्यवस्था का जो पैमाना है, जी सर, वो पैमाना आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं पैमाना वो देखता हूं कि अगर बहू बेटियां घर से बाहर निकलें जी तो अपने को सुरक्षित महसूस करें। अगर वो बीमार पिता की दवाई लेने के लिए बाहर जाए तो घर आराम से सुरक्षित आ जाए। बिल्कुल सर, हमें देखना पड़ेगा, इंडेक्स बनाना पड़ेगा, क्या वास्तव में ये आज है, और उसके साथ में उसका पिता, उसका मामा, उसका भाई, उसकी माँ जाती है, क्या उसके सर में गोली लग के वो मार तो नहीं दिया जाएगा? एक दृष्टांत आपको पता ही होगा, आपको दृष्टांत जी। दूसरा ये, चूंकि सरकार से जन समर्थन बहुत ज्यादा है और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी। इनका नारा था न भ्रष्टाचार न गुंडाराज। तो अगर भ्रष्टाचार की बात हो नहीं रही है, आज गुंडाराज की बात हो रही है। अगर बहू बेटी बाहर निकलती हैं, उनके साथ बलात्कार ना हो, वो ऐसी स्थिति में व्यवस्था ना आए कि उनको स्वयं आग लगा के जलाना पड़े, ये व्यवस्था ना आए, तो मानेंगे हम कि वास्तव में राम राज्य है और गुंडा राज्य नहीं है। देखिए, जो घटनाएं हुई हैं, इक्का दुक्का घटना नहीं है ये। अगर पूर्व सरकार में जो प्रतिदिन हत्याएं और बलात्कार होते थे, मैं नहीं बोलता था, आज भी बोल रहा हूं, आज भी हत्याएं और बलात्कार पूर्व सरकार से कम नहीं है। जी सुरेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं, पेपर में किया है, जो स्थिति है उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि सूर्य प्रताप जी ने कि बहू बेटियां बाहर निकलें और सुरक्षित रहें, ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं है जैसा अभी सिंह साहब ने कहा, ये एक राम राज्य की परिकल्पना थी। मैं सत्ता पक्ष या विपक्ष के आरोपों की बात नहीं करता। सत्ता पक्ष का दायित्व है अपना बचाव करना, विपक्ष का दायित्व है ऐसा आरोप लगाना। पिछले कई वर्षों से या 20, 25, 30 साल के इतिहास में मैंने देखा है, उत्तर प्रदेश में कोई सरकार जंगल राज या भ्रष्टाचार के नाम पर बर्खास्त नहीं की गई है। यही भाजपा पार्टी थी जो दूसरे दलों पर आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार है और जंगल राज हो गया है। वही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य दल आज भाजपा पर लगा रहे हैं। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था या प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारना प्रत्येक सरकार की चुनौती होती है, होना भी चाहिए। और सरकार चाहे जितना भी दावा करे, प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। और ये भी एक सच है कि योगी राज में, जब से योगी राज संभाला था, उन्होंने संगठित अपराध पर, संगठित अपराध की बात मैं कर रहा हूं, संगठित अपराधों पर निश्चित रूप से उन्होंने अंकुश लगाया था। और देश के जितने प्रतिष्ठित गैंगस्टर थे, माफिया, तो आज की जेलों में बंद हैं। लेकिन माफिया जेल में,
कानपुर की घटना के बाद निश्चित रूप से एक सवाल जरूर उठा है, जिस तरह से 8 पुलिस की हत्या सूर्य प्रताप जी ने सवाल उठाया। सवाल यह है कि जो संगठित अपराध है उस पर रोक लगी है, लेकिन जो कानपुर का अपराध है वो बहुत कुछ कह रहा है। देखिए, आपने देखा होगा लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में हर रोज एक बेटी रोती है, एक माँ रोती है, एक पत्नी रोती है, एक बहन रोती है। आप जैसे ही सुबह पेपर खोलोगे या टीवी खोलोगे, एक माँ बहन बेटी रोती नजर आती है। क्या उत्तर प्रदेश को इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुना था कि माँ बहन बेटियां रोज रोएंगी? चाहे घटना कानपुर की हो या कासगंज की हो, चाहे घटना उन्नाव की हो या कानपुर की हो, चाहे गाजियाबाद की हो या अमेठी की हो। क्या अमेठी में नहीं हुआ? एक सरहद पे रखवाली करने वाला फौजी के पिताजी को मार दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। ये हालत होगी उत्तर प्रदेश के अंदर में। क्या गाजियाबाद में नहीं हुआ? एक पत्रकार को किस तरह से विक्रम जोशी जी को मारा गया सिर्फ इस बात पे कि उसने अपनी शिकायत करा दी कि हमारी भांजियों को छेड़ा जाता है। कहां चला गया रोमियो स्कॉट? कहां है भाई? उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा। कहीं चांद पे भेज दिया हो तो बताइए, वहां से बुलाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो रोमियो स्कॉट दिखाई नहीं पड़ता। अगर दिखाई पड़ता होता तो शायद विक्रम जोशी आज जिंदा होते। सवाल ये है जी भैया, मतलब अभी अनुराग जी ने महिलाओं के विषय में बोला, क्या जौनपुर में दलित महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर क्या अखिलेश यादव जी मुंह में दही जमी थी, तब क्या महिलाओं पर अत्याचार नहीं दिख रहा था? क्या उस पर नहीं बोलेंगे? ये तुष्टीकरण की राजनीति आखिर समाजवादी पार्टी कब बंद करेगी? मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। नाम मेरा कुमार आशीष है। आशीष साहब, ये मुझे बताएं, जब वो कोई सवाल उठाए तो आप उनके परस्पर एक सवाल आप जरूर खड़ा करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या वो बेटियां नहीं थी दलित? मैं बताऊं, जौनपुर में हुई दलित महिलाओं पे उत्पीड़न पे अखिलेश जी क्यों नहीं बोले? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोली? क्या सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे? समाज को बांटने का कब तक इन्होंने ठेका ले रखा है क्या समाज को बांटने का? क्या वो महिलाएं नहीं थी क्या? इनको शायद पता नहीं अमेठी के जो मारे गए हैं उनका नाम क्या है, आप पता लगा लीजिए। कोई तुष्टीकरण नहीं है। नहीं, किस बात की बात? नाम पे जाति पे नहीं, हत्या है। वही मैं बात कर रहा हूं। हत्या है। वो जाति विरोधी। मैं कहता हूं जाति धर्म की राजनीति अगर कोई कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने हमेशा डेवलपमेंट की बात की है, हमेशा हमने डेवलपमेंट की बात की है। जब भी ये बात करते तो हम विकास गिनाते हैं, डंके की चोट पे गिनाते हैं। जो अपराधियों को अपने पीछे पीछे पूरे प्रदेश में घुमाते थे और इस प्रदेश को जलने के लिए अब छोड़ा था 2017 में, जनता ने इनके अत्याचारों से त्राहिमाम होके उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया था भारतीय जनता पार्टी को। आज जो अपनी जेब में अपराधियों को लिए घूमे, वो कह रहे हैं कि अपराध, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने आपराधिक जितनी भी गतिविधियां उस पर अंकुश लगाने का काम किया और जहां कोई गलती हो उस पर भी आगे काम करे। बहुत बड़ी बड़ी बातें समाजवादी कर गए। यही 5 गांधी दास पे जब छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, मुख्यमंत्री आवास के जस्ट बगल में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस पर इन्होंने क्या किया? 5000 से ज्यादा दंगे इनकी सरकार में हुए। उस समय सफाई में महोत्सव देखा था अखिलेश यादव। आज ये किस उस पर सवाल पूछ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार जनता जब आप पे सवाल किया जाए या आपकी सरकार पे सवाल हो तो आप इनसे अखिलेश यादव से ये सवाल पूछने लगे। अरे भाई, आप आए तो थे कि पार्टी विद डिफरेंस, आप ही तो कहते थे। मैंने आपसे कहा जो भी घटना हुई निंदनीय है और नहीं होनी चाहिए। अगर तो आप उसमें बोलिए ना। पुलिस अधिकारी जो भी जिम्मेदार उन पर कार्रवाई हुई। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूँ, यही लखनऊ में 28,000 से ज्यादा, चाहे गोमती नगर हो चाहे विकास नगर हो, ये जहाँ यह हत्याएं हुई हैं, उनका खुलासा अखिलेश की सरकार नहीं कर पाई। आज कम से कम पकड़े तो। बात अखिलेश की नहीं है, बात यह है कि अपराध हुआ है, अपराध हुआ है और जो अपराध एक के बाद एक हो रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि सत्ता जब अपने आप को पुरानी चीजों पे बचाने लग जाए तो निश्चित तौर पर वो सत्ता किसी काम की नहीं होती। वो सत्ता कहीं ना कहीं अपने आप को असक्षम साबित करती है। इस सत्ता को अपनी सरकार चलानी नहीं आती, इसका इकबाल खत्म हो गया है। ये सत्ता इस वक्त जनता की सेवा करने लायक नहीं रही। अमन मणि त्रिपाठी को बगल में बैठा करके कौन आदमी संगठित अपराध के खिलाफ बात करेगा, ये मुझे बता दे कोई। कुछ नेता उनके बारे में बोलिए, है ना, अच्छे लोगों को बांधिए, पुरानी बातें छोड़िए, आगे के करिए। हमको अपने को आगे बढ़ना है। ये पॉलिटिशियन सब ऐसे ही हैं। जी, सवाल ये है कि हाँ जी भैया, मैं नवनीत मिश्रा पहले अपने आदित्यनाथ योगी को प्रणाम करता हूं। हमारे भैया ने ये कहा कि मैं योगी के फैसले से पूर्ण तरीके से सहमत हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नया लड़का है तो आप टोक रहे हैं उसको, हैं? बोलने दीजिए। मैं सरकार से हमारी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। सरकार के फैसले से यहाँ पे लगभग जितने लोग हैं सब लोग संतुष्ट हैं। लेकिन माननीय आदित्य योगी नाथ जी से हमारा मात्र एक ही क्वेश्चन है कि जो उन्होंने एक्शन लिया है, यह एक्शन आगे भविष्य में भी होना चाहिए।
अपराध कैसे रुकेगा? कब तक एक्शन लेंगे? एक बार कुछ हो जाता तो ये नहीं कहते एक बार इस्तीफा मांगिए। आप लोग इस्तीफा मांगने की बात करिए इनसे। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं आपके? तमाशा हम लोग करते रहे, ताली बजाते रहे, थाली बजाते रहे, संघ बजाते रहे। कम से कम ये अपराध कैसे रुकेगा? अपराध रोकिए। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ताली थाली और संघ बज रहा है, गोलियां तो नहीं चल रही कम से कम समाजवादी पार्टी की सरकार में। लगातार मर्डर हो रहे हैं, लगातार। देखिए एक बात बताऊं मैं, जो बड़ा बेहद दुखद है, सूर्य प्रताप जी मौजूद हैं। बात हो रही है कानून व्यवस्था की कैसे सुधारा जाए, और बात किधर कितनी तेजी से कहां घूम जाती है। देखिए मैं राजनीति तो करूंगा नहीं, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, मैंने आपको बुलाया भी नहीं इसीलिए। सीधी बात यह है, अगर पूर्व सरकार खराब कर रही थी तभी तो आप आए। बिल्कुल, अब पार्टी विद डिफरेंस आप हैं। और फिर पार्टी विद डिफरेंस है, आप आए तो आज वर्तमान की बात करिए ना। जब प्रश्न पूछा जाएगा, सत्ता से प्रश्न पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं पूछा जाता। जी आप करके दिखाओ ना उसको। जी करके दिखाइए ना। आपको पूछा गया आपसे। जी जनाब। देखिए उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन है, पुलिस का मुखिया कौन है, कोई जानता है? कितने लोग जानते हैं? देखिए जब तक हमारा पुलिस का मुखिया किसी भी प्रदेश का अपना एक संदेश देने वाला नहीं होगा, तब तक उसका जवान को कोई काम नहीं कर सकता है। आपको लगता है कि पुलिस के मुखिया की भी बात है ये? जी पुलिस के मुखिया की बात है। सुरेश जी, उन्होंने कहा कि पुलिस के मुखिया की बात है। देखिए निश्चित रूप से अगर इस तरह की हत्याएं हो रही, कानून व्यवस्था लचर हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री बार बार संदेश देते रहे और देते रहेंगे, कड़ा संदेश दे रहे हैं, लेकिन वही बात होती है कि जब तक आपकी सिस्टम, आपकी कार्रवाई, कार्य पद्धति जब तक ये न दिखाए, तब ये दिखना चाहिए। जो आप कहते हो ऊपर से जो आदेश दे रहे हो, वो जनता में दिखना चाहिए। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी कड़ा संदेश, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से कोई समझौता करने वाले नहीं, ये भी सच है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी बातें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ का पुलिस तंत्र की नाकामी है। देखिए फिर से वही बात आ जाती है, हम कानून व्यवस्था पर सरकार की कमियां बताएंगे तो सरकार के शामिल और समर्थक कुछ लोग जो छुपे हुए हैं वो हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं कि भाई कम से कम गोलियां हिंदुओं पर तो नहीं चल रही हैं। आप क्या किस तरीके की बहस हो रही है? ये देखिए, ये बहस है। बहस आज की डेट में अपराध की नहीं हो रही। नहीं, कांग्रेस वाले चाहते हैं कि हिंदुओं पे गोलियां चले, समाजवादी पार्टी वाले लोग चाहते हैं हिंदुओं पे गोलियां चले। ये लोग चाहते क्या है? ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग कब तक मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ अपराध रोकने की बात है। अपराध रोकने की बात है, आप अपराध रोकिए। यही कांग्रेसी आज फिर राम मंदिर का भूमि पूजन रुकवाने के लिए उच्च न्यायालय में पहुंच गए। यही राहुल गांधी हैं जिनके नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए। ये हिंदू विरोधी जिस तरीके से काम करते हैं जनता देख रही है। राहुल गांधी की न नियत है राम मंदिर का निर्माण। अब ये परिस्थिति है, ये परिस्थितियां हैं आपकी आज की डेट में कि जब आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो चीज कही गई है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उस पर सब लोग समर्थन में हैं। ये बात इन लोगों की है। ये सरकार के जो आपको कानून नहीं, आपको कानून व्यवस्था दिख रही है। नहीं, आपको कानून व्यवस्था दिख रही है। सर ये प्रोग्राम की ये नियत ही है। इस प्रोग्राम में आम आदमी को बोलने का पूरा अख्तियार है। सर आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस। सर ये वीविंग है, मैं आपको चांस दूंगा जी। लेकिन आम आदमी की बात भी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? कि सिर्फ प्रवक्ता ही बोलेंगे? बोलिए ना। मेरा कहने का मतलब कानून व्यवस्था का काम जो है सरकार का है, वो अपने अच्छे से कर रही है, जितना कर पाती है और उसको सुदृढ़ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा कहना यह है कि प्रधानमंत्री ने इतने सारे गरीबों को आवास दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं। 9 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय दे दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं। ठीक है, देश भर में जो है कोई दंगे नहीं हो रहे, उसकी कोई चर्चा नहीं। लेकिन चर्चा करेंगे कि वो मर गया, ये मर गया, वो मर गया। अरे भाई क्या करेगा सरकार? जो कर सकती है उससे बेहतर काम करती है। और ऐसा नहीं है कि अपराध सिर्फ जो है बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं, अपराध कांग्रेस की सरकार में होते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में होते हैं, दयाशंकर भाई, बीएसपी की सरकार। दयाशंकर भाई और हम कम से कम सैकड़ों डिबेट किए जब अखिलेश यादव की सरकार थी, और उस वक्त की सरकार से आपके चैनल पर ही प्रतीक भाई आधे उसमें एक मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी होती थी और आधे उसमें लिखा होता इस्तीफा दो। आज की डेट में
उन्हीं घटनाओं पर आप कभी पुलिस को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को कानपुर की पुलिस बता दे रहे हैं और कभी ये कह दे रहे हैं कि जितने अपराध हम रोक पा रहे हैं उतने ही तो रोक पाएंगे, बाकी चीजों पर चर्चा कीजिए। यानी आम आदमी की जान बिल्कुल भी कीमती नहीं है। आम आदमी की जान पूरी तरीके से कीमती नहीं है। मुझे तो लगता है, मुझे शर्म आ रही है। एक बहन रो रही है टीवी पे और हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, हिंदुस्तानी है, रो रही है। उसके भाई को मार दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करने आए हैं यहाँ पे। मार दिया गया है अमेठी में एक जवान के पिताजी को, मार दिया गया है एक विक्रम जोशी को, जो आपके पत्रकार, आपके बंधु थे, उनकी पत्नी रो रही है, मार दिया गया है। आपने देखा होगा उन्नाव में उन 2 बेटियों को जिनकी सड़ी गली लाश मिली है। और हम चर्चा किस पे कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? मार गया कासगंज में एक रेपिस्ट, जेल से छूट के आया, उसने ट्रैक्टर से माँ बेटी को रोन दिया। हम चर्चा किस पे कर रहे हैं यहाँ बैठ के? कानून व्यवस्था की बात होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन यहाँ काम नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री की ईमानदारी की बात है, आप करते रहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन कहाँ है आपका? आप कब तक ये योगी चालीसा गाते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे, मर्डर होते रहेंगे, चोरी होती रहेगी, डकैती होती रहेगी, रेप होती रहेगी, हत्या होती रहेगी, और आप यही कहते रहेंगे नहीं हिंदू मुस्लिम? कौन कहता है हिंदू मुस्लिम? कौन कहता है? कोई नहीं कहता हिंदू मुस्लिम, क्योंकि आप फेल हो चुके हो। आप जाति धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। जी सवाल दिए, जवाब दीजिए। अनुराग भाई को शर्म आती है। इसी लखनऊ की धरती पर डिप्टी एसपी को गाड़ी के बोर्नेट पर लाद करके मारते हुए एसएसपी ऑफिस में ले आ गए। इनको शर्म आती है, इनको शर्म आती है। मथुरा के अंदर 20-20 लोगों की हत्या हो गई और इनका सरकार का मंत्री उनको बचा रहा था, इनको शर्म आती है। मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में कह सकता हूँ, कोई माई का लाल, चाहे बीजेपी का कोई करता हो, चाहे मैं हूं या सब मेरे से बड़ा करता हो, यदि अपराध में लिप्त होगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो आम एक आम आदमी को। शायद भूल गए, यही वो सरकार है जिसमें 8-8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं और आपके नेता, आपके अधिकारी मिले होते हैं। रिजल्ट 8 पुलिस वाले शहीद होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या हुआ, वो भी जरा पूछिए नेताजी से। क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? वही होना चाहिए, टी कॉट टेस्ट, उसको निर्दोष बनाते हैं। मैं बिल्कुल आया। सुरेंद्र राजपूत ने कोई सवाल पूछा था, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। मैं लौटूंगा वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता। बने रहिए हमारे साथ भैया जी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूं लाल बाग लखनऊ में। आज जो चर्चा हो रही थी वो कानून व्यवस्था की हो रही थी, लेकिन चर्चा में आगे भी बहुत सारे मुद्दे जुड़ते चले गए। और राहुल गांधी जी ने अभी ट्वीट किया और कहा कि मैंने सचेत किया था अर्थव्यवस्था के बारे में, कोविड-19 के बारे में, लेकिन देश में तबाही आई। लेकिन अब मैं चीन के बारे में आगाह कर रहा हूं, आप सुनते नहीं हैं। यही बात कही उन्होंने। देखिए राहुल जी भारतीयता को छोड़ करके सब पर ट्वीट करते हैं। वो चाइना से उनका विशेष लगाव है। बता रहा है अभी आपने, मैं मीडिया के माध्यम से ही देखा कि चाइना से उनको कुछ सहयोग भी उनके ट्रस्ट में मिला था। तो चाइना का कोई बात बोलेंगे तो उसके पीछे आपके पास लॉजिक होना चाहिए। देखिए चाइना ऐसे नहीं बोलेंगे आप। मैं मीडिया के माध्यम से जाना, भाई मीडिया के माध्यम से जाना कि उनके ट्रस्ट में चाइना से कुछ कंपनी ने डोनेट किया था। तो चाइना के बारे में सबसे पहले किसी को हिंदुस्तान में खबर आती है तो वो आती है माननीय राहुल गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने पहले भी हर चीजों को बताया था कि चाइना ऐसा करने वाला है। या कोरोना के बारे में भी उन्होंने कहा कि मैंने देश को पहले आगाह कर दिया था, क्योंकि ये वुहान से कोरोना शुरुआत हुई तो हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी को जानकारी हुई तो राहुल जी को जानकारी हुई, क्योंकि वुहान ने आज पूरे दुनिया को तबाह करके रख दिया है चाइना ने। और मोदी जी ने चाइना के औकात बता दी। और आपने देखा पाकिस्तान भी पहले इसी तरह से करता था। आए दिन पाकिस्तान बॉर्डर पर किस तरह से हिंदुस्तान को करता था, आज किस तरह मिमिया रहा है पाकिस्तान। उसी तरह से आप देखिएगा कि चाहे डोकलाम में हुआ चाहे यहाँ हो रहा है, चाइना की औकात भी नरेंद्र मोदी जी ही बताएंगे। और चाइना आज पूरे दुनिया में भारत के कच्चा माल ले जा करके फिर भारत में ही बेचने का काम करता है। आज उसका सबसे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है। उसको भी अभी एमएसएमई के माध्यम से जी मैं आया। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले ही बोला था, आदरणीय नेताजी ने 2017 में बोला था कि चाइना हमारा दुश्मन नंबर है, इनसे ज्यादा दोस्ती मत बढ़ाओ। प्रधानमंत्री माने नहीं, 18 बार 5 बार गए, 18 बार मिले, झूला झुलाया, गलबैया की, हुआ क्या लास्ट में? चाइना ने हमें धोखा दिया। तो धोखा देने का तो हम तो समाजवादी पहले से बोले चाइना हमारा दुश्मन नंबर है, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं माने? और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो वहाँ 2900 करोड़ रुपया क्यों मूर्ति लेके आ गए सरदार पटेल की? क्या हमारे मूर्तिकार उत्तर प्रदेश, क्या देश में मूर्तिकार नहीं है? आपने हिंदुस्तान के मूर्तिकारों का अपमान किया। हिंदुस्तान में अच्छे मूर्तिकार हैं, हिंदुस्तानी मूर्तिकार हैं। अगर ये पैसा उनको मिला होता तो पैसा हिंदुस्तान में रहता।
आज चाइना ने हमें धोखा दिया, तब आप कह रहे हो कि चाइना धोखेबाज देश है। हम तो बहुत पहले से कह रहे थे। एक मिनट, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हर चीज समझती है तब है जब हम धोखा खा जाते हैं। इसी तरह कोरोना में दिसंबर में अगर इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट लाना बंद कर दिया होता, इंटरनेशनल फ्लाइट की स्क्रीनिंग कर दी होती, तो शायद कोरोना आज हमारे देश में नहीं फैलता। तो आप दरअसल ये है कि आपको आगाह किया गया लेकिन आप नहीं समझे। क्या नाम है साहब आपका? अमित। कहाँ जा रहे थे? हम काम कर रहे थे। कौन सा, यहाँ कौन सा काम हो रहा है? आपको देख के रुक गए। हाँ, बहाने अच्छा बना लेते हो तुम, हमको देख के रुक गए। भैया जी कहीं का मैंने देखा इसलिए मैं यहाँ रुक गया था। काम कौन सा करते हैं? गारमेंट लाइन में। गारमेंट लाइन में कैसा चल रहा है? मास्क बेच रहे हैं? कैसा चल रहा है काम? सही चल रहा है। काम सही चल रहा है? मास्क बिक रहा है सर, बाकी सब बंद है। अच्छा, मास्क बिक रहा है, तो सब व्यापार बंद हो गया सर। तो मास्क कहाँ बनवाते हैं आप? सर लेते हैं, खरीदते हैं मार्केट कानपुर से। कानपुर के हैं हम सर। कानपुर के? सर एक सवाल था सर, विकास का विकास किसने किया? कानपुर। अगर विकास अपराध कर रहा था तो उसका रथ आगे क्यों बढ़ने दिया? पहले हमें इसका जवाब चाहिए था। तो कौन बढ़ा, किसने बढ़ाया? यही तो मैं चाहता हूँ, किसने बढ़ाया? उस समय की सरकार कौन थी? क्यों बढ़ाया? प्रशासन ने क्या किया? जो कपड़े से बात विकास, वहाँ से मास्क से शुरू हुई थी, विकास तक आ गई बात। मैं आता हूँ, मैं साहब जनाब आता हूँ जी। सूर्य प्रताप जी, विकास की बात करी, अपराध की बात हो रही थी, विकास से पूरे उन्होंने कहा कि 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। उसने कहा कि सवाल पूछा एक नौजवान ने कि आखिर बताया जाए कौन सी सरकारें थी जिन्होंने विकास किया? देखिए, अगर भविष्य की बात करें या भूत की करें उसका कोई मतलब नहीं है। 3.5 साल तो ये सरकार थी, उन्होंने छोड़ा सबने, तुमने क्यों नहीं पकड़ा? क्यों जमानत पे बाहर निकला? क्यों पैरोल पे बाहर छूटा? अगर पैरोल पे छूट भी गया तो कैंसिल कराए थे पैरोल, जमानत पे छूटा है तो कैंसिल क्यों नहीं कराई? 3.5 साल तो वर्तमान सरकार है। सवाल सरकार से पूछा जाएगा, सरकार विपक्ष से नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में 3.5 साल में वो विकास दुबे, जब आप गुंडों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, गुंडों को पकड़ रहे हैं, गोली मार रहे हैं गुंडों को, तो 3.5 साल में वो कैसे छूट गया? जी, तो टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं था। जी बताइए। अब देखिए, जहाँ तक न्यायालय की बात है, पैरोल सरकार नहीं देती है, पैरोल न्यायालय ने दिया होगा। अब न्यायालय पर टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं जी, लेकिन सवाल तो ये कानून व्यवस्था पर सवाल है। ये सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, अपराध पर किसी को भी किसी तरह बख्शने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आप देखे होंगे, यहाँ के अपराधी, उत्तर प्रदेश के अपराधी प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी जान बचा रहे हैं या जेल के अंदर जा रहे हैं। जो भी बड़े अपराधी थे, जिनको आप कह सकते थे जिनका एक हीनियस क्राइम लिस्ट थी, आज वो कहां पर हैं? आप पूछिए कि जो पहले जाकर के लोगों के जमीन कब्जा कर लेते थे, ठेकेदारी जो है उनके घरों में जाकर के ठेका दस्तखत होता था, वो अपराधी आज कहाँ हैं? ये उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं या जेल के अंदर है या उत्तर प्रदेश से बाहर है। आजम खां कहाँ है? अगर कोई दूसरी सरकार होती, ये बीएसपी की सरकार होती है, समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो मुझे लगता है कि आजम खां इतने हिनीस अपराध करके भी जो अखिलेश यादव की बगल में कुर्सी डाल के बैठे हुए होते टांग पे टांग। देखिए, कोई बात अगर आप बोलेंगे तो उसके पीछे आपको तर्क, आपको लॉजिक देना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति पे अगर आप सवाल उठाते हैं तो आपके पास तर्क होना चाहिए। जी जी, कि उनको पता ही नहीं है कि बोल क्या रहे। अगर उनसे पूछे अपराध कौन सा उन्होंने किया तो आजम खान साहब ने नहीं बता पाएंगे। नहीं, सुनिए, उन्होंने किया, उन्होंने, आपने, चूंकि सरकार है, आप अपराध नहीं मानते? नहीं, अवैध जमीनों पे कब्जे को आप अपराध नहीं मानते? ये तो समाजवादी पार्टियों का नेचर हो गया है। देखिए, इन्होंने बकरी चोरी में उनके पर एफआईआर है। सुन लीजिए, बकरी चोरी में एफआईआर। इस सरकार को शर्म नहीं आती? बकरी चोरी में एफआईआर लगाते हैं आप सरकार अपनी सत्ता का मिसयूज करना चाह रही है। ये सरकार अपनी नैतिकता खो चुकी है, सरकार अपनी आत्मा खो चुकी है, सरकार की मानवता खत्म हो चुकी है। सरकार ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि सरकार की ये डेवलपमेंट रुक गया है, सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, सरकार में महंगाई बढ़ गई, अपना ध्यान भटकाने के लिए इधर ले चलो। जी जी, मैं आया। उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खां की भैंसों को ढूंढती थी, उस समय गुंडे को नहीं ढूंढती थी। आज आप देखिए, आजम को भी जेल में डाला। वही पीछे जाओ, पहले पीछे पहले वही खाओ चुपचाप। आ रहा हूँ भाई साहब, अभी पीछे खड़ो।
2017 में जो पहले चुप रहो, पहले शांत हो, शांत हो, शांत हो, शांत हो, शांत हो। आप बोलो, जवाब चाहिए। आप बोलो। जो कांग्रेस वालों ने किया, जो बसपा वालों ने किया, जो सपा वालों ने किया, क्या 2017 में जो जनाधन जो है इस भारतीय जनता पार्टी को दिया, तो क्या वही करेंगे? अभी जनता में इतनी ताकत है 2022 में इसी की वोट के चोट से 2022 में जो है इनको 50 साल कोमा में पहुंचा देगी, कोमा में पहुंचा देगी, कोमा में। एक बार 20 साल में आ जाए थे, अब तुम जो है 50 साल कोमा में चले जाएंगे। कुछ लोगों की ग्रह दशा खराब हो गई है और डिसिप्लिन एंड जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन है जिस प्रकार से होना चाहिए। कुछ लोगों को भी मुद्दा ही नहीं रह गया है। जो फ्रंट पेज की नेताजी हो गया बस। जो फ्रंट पेज की न्यूज होते थे वो कहीं चौथे पांचवें पन्ने पर एक कटिंग में मिलते, एक छोटी सी कटिंग में। कोई मुद्दा नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहे हैं और डिसिप्लिन एंड जस्टिस मेंटेन है, लॉ एंड ऑर्डर। मैं आया। नो। देखिए प्रतीक भाई, आपने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, धन्यवाद, आप दोबारा से आए यहाँ पर। अब आज की डेट में आप देखिए कि 40,000 चीनी सैनिक भारत भूमि पर हैं, ये मैं नहीं, मीडिया कह रही है। 18 किलोमीटर आज चाइना जो है हमारे ऊपर कब्जा किए हुए है, 40,000 सैनिक हैं। राहुल गांधी जी को उल्टी सीधी बात करने की जगह पर अगर सरकार उन चीनी सैनिकों को जिन्होंने हमारे सैनिकों की हत्याएं की और 40,000 सैनिक हमारी भूमि पर है, अगर उनको हटाने का काम करे तो क्या बेहतर नहीं होगा? 59 ऐप को खाली आपने हटाकर मैप अपना बदलने की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है अपनी जगह देते हुए, अपनी जमीन देते हुए? आप इस चीज को देखिए कि आज पूरा दुनिया से सबसे बड़ा खतरा भारत को चीन से है। चीन, भारत के साथ 7 देशों की भूमि लगती है, सिर्फ 2 देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं, बाकी सारे, नेपाल जैसा देश हमको आंख दिखा रहा है। राहुल गांधी जी जो चीज एडवांस में कह रहे हैं सरकार मानती है बाद में। मैं तो कहता हूं कि राजनाथ सिंह जी का जो 2 दिन का दौरा था, ये 1 लाख दर्जे बेहतर था नरेंद्र मोदी जी के दौरे से, जहां पर वो अपने दुश्मन का नाम तक नहीं ले पाए। 40,000 सैनिक हमारी भूमि पर हैं, इस पर जवाब ये लोग नहीं देंगे। ये जवाब देंगे तो बाकी उल्टी सीधी चीजों पर। बताएं 40,000 सैनिक कब हमारी भूमि से वापस जाएंगे? भाई साहब, आप देखने गए थे कि 40,000 सैनिक के 4,000 सैनिक के। भाई भूल जा रहे हैं कि तिब्बत की समस्या किसने किया था? किसके सरकार में हुई थी? कांग्रेस पार्टी जो जिस चीज की आज ये कह रहे हैं कि चाइना आ गया, चाइना नहीं आया हिंदुस्तान। देखिए जो देखिए हाँ नहीं आया, जो देखिए नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया है। सुनिए, त्रिवेदी का चैनल नहीं आया है और चाइना की हैसियत नहीं है, क्योंकि ये 62 देखिए 62 वाली हिंदुस्तान नहीं है। आज हिंदुस्तान का जो सेनापति नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के साथ 150 देश खड़ा है, 150 देश। अमेरिका में अभी आप देखे होंगे चाइना की गिरा रहा है, अमेरिका से उसका दूतावास अभी गायब हो गया। अभी देखिए, मैं एक बात सीधी पूछना चाहता हूं सरकार से। सरकार इतना बता दे कि चाइना के सैनिक आए नहीं तो पीछे कैसे चले गए? आप ही कहते हो कि चाइना के सैनिक पीछे चले गए, इसके मतलब आए थे तो हमारे 20 जवान जो शहीद हुए, वो 20 जवान की शहादत के बदले में आपने इशू बना दिया राजनीतिक, आपने इशू बना दिया बीजेपी कांग्रेस। वो कहते हैं हमारे राहुल गांधी, वो कहते हैं हमारे मोदी जी। 130 करोड़ की जनता ऐसे करके देख रही है, भैया कब रोजगार मिलेगा? भैया मोदी जी, राहुल जी, हमारी तरफ देखो, हम यहाँ खड़े हैं भैया, हम जनता 130 करोड़ यहाँ खड़े हैं। तुम दोनों लोग आपस में बीजेपी कांग्रेस लड़ो और हम भूखे मर रहे हैं। 14 लाख के करीब 13.5 लाख करीब आपका कोरोना संक्रमण के लोग हो चुके हैं। सुन लीजिए, रोज 50,000, अब आने वाले दिनों में ना जाने कितने हजार रोज होंगे, उसकी चिंता ना करके आप एक दूसरे को वो अपना तलवार लेके चले, हमारे मोदी जी, हमारे राहुल जी, और यहाँ पे जनता मरी जा रही है। जनता के बारे में कौन सोचेगा? किसान आत्महत्या कर रहा है भूख के मारे, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है रोजगार के मारे, यहाँ पे पटरियों पे लोगों को खाना नहीं है, लोग भूखे प्यासे बेचारे। जी, राहुल गांधी कितने इंटेलिजेंट हैं ये पूरे देश को पता है। आखिर में राहुल गांधी को ये चीज कैसे पता चलती है, चाइना से पहले से खबर उनके पास कैसे आ जाती है,
कि ये सारी घटनाएं होने वाली हैं। ये इनको पता बताना पड़ेगा ना। प्रश्न तो यही है कि राहुल गांधी को आखिर में पता कैसे पहले चल रहा है। संसद में बैठ के आंख मारते हैं। मैं आ रहा हूँ राजू जी, मैं आ रहा हूँ। सुरेश जी से बात शुरू करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होऊंगा। मैंने आपसे एक बात फिर कहा था कि प्लीज थोड़ा दूर मुझे बताना पड़ेगा ना आपको। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नगरिया वाले हैं, कोरोना ने झकझोर दिया है, हर इंसान को तोड़ दिया है, हर इंसान को तोड़ दिया है, हर इंसान को तोड़ दिया है। चेहरे सबके ढके हुए हैं, किस मुश्किल में छोड़ दिया है, किस मुश्किल में छोड़ दिया है, किस मुश्किल में छोड़ दिया है। इस मुश्किल में साथ खड़े ना, इस मुश्किल में साथ खड़े ना, हारने वाले हैं हम लखनऊ वाले हैं, हम लखनऊ वाले। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं मौजूद लखनऊ में लाल बाग में शर्मा टी स्टॉल के सामने। बातचीत का सिलसिला जारी है, तमाम सारे मुद्दे आए। बहुत हल्ला मचाते हैं भाई आप, प्लीज। और थोड़ा दूर खड़े होंगे, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैंने आपसे बार बार कहा, रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। तो चलो कानपुर वाले मास्क भेज रहे हो ना तुम, तो दूर रहो थोड़ा सा जी। और इधर थोड़ा दूर से, दूर। अच्छा मैं आपसे पूछूं तो दूर चले जाएंगे आप? जी बोलिए, बताइए। नहीं, हम दूर हैं। आप नहीं बोलेंगे यार जी। सवाल नहीं, मैं पूछता हूँ सुरेंद्र जी, आप जिधर बताएंगे मैं उधर ही पूछूंगा, जनता से ही पूछूंगा। लेकिन सवाल इस बात का था, कानून व्यवस्था पे बात हो रही थी उत्तर प्रदेश के, इस पे बात चली, राहुल के ट्वीट पे आई, चाइना पे बात हुई, लेकिन तमाम सिलसिला जो जुड़ रहा है वो यही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल समाजवादी ने पूछा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बार बार पूछ रहा हूं कि यहाँ पे जंगल राज अपराधियों की हिम्मत इतनी हो गई है कि आप पुलिस के सामने 30 लाख रुपए लेके भाग जा रहे हैं, तो अब बचा क्या बताइए। और आप उस पर तकरीर दे देते हैं, जैसे आपने विक्रम जोशी जी ने लिख दिया, तकरीर दे दी थाने से, हाँ बात तबीयत ठीक नहीं, आराम से आएंगे, कोई बात नहीं, देख लेना। ये देख लेना स्टाइल में बताओ सरकार चल रही है। स्टाइल में तो आजकल आप बोल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है क्या स्टाइल है आपकी। उन्होंने ऐसा ही बोला कि भैया फोन पे आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, कल देखेंगे। कल देखने के चक्कर में मौत हो गई, गोली से मार के चले गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ चौकी इंचार्ज ऐसे को सस्पेंड करते हो, कब डीआईजी, आईजी और डीजीपी जैसे लोग सस्पेंड होंगे? टर्मिनेट होने चाहिए। आज आईपीएस रैंक के अधिकारी अपर्णा गुप्ता को सस्पेंड किया, आपको जानकारी नहीं रहती है। आपके सरकार में उम्मीद नहीं की जा सकती है। पिछली सरकार में कभी आपने देखा कि अपराधी तख्ती पहन के घूमते थे कि मुझे जेल के अंदर डालो? योगी जी की सरकार में ये हो पाया कि अपराधी तख्ती बांध के कहता था मुझे गिरफ्तार करूंगा न मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। योगी जी की सरकार में लोग ये भी बोलते हैं कि गाड़ी पलट जाए। ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद अपने आपराधिक मुकदमे वापस लिए। उप मुख्यमंत्री ऐसे जिन्होंने आपराधिक मुकदमे वापस लिए। ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं ये, ऐसे पूरे आजाद भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी सीएम साहब मौर्य जी, उन्होंने भी अपने मुकदमे वापस लिए हैं। कैसा मौर्य जी अपने मुकदमे वापस ले रहा है? सुरेश जी, अरे वापस लिए। अरे रुको भाई, वापस लिए। एक मिनट, चुप रहो। सुरेश जी मैं भगाऊं अभी, भगाऊं चुपचाप, मैं भगा दूंगा मैं। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। यही है कि आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जब शुरू होता है तो चलता रहता है जी। 1989 के बाद जंगल राज, भ्रष्टाचार, कुशासन, सिर्फ यही सुनता आया हूँ, एक दूसरे पर आरोप लगते आए हैं जी। ये हमारी अजीब मानसिकता है जिसको पूरी तरीके से समझना होगा। ये वही मानसिकता है जिस दिन विकास दुबे 8 पुलिस हत्या करके भागा, पूरे देश में एक माहौल बन गया कि विकास दुबे का इनकाउंटर होना चाहिए। हमने सबने कहा, हमने सबने लिखा कि पुलिस की नाकामी है, पुलिस फेल हो गई। वही दूसरे दिन जब विकास पकड़ा गया, इनकाउंटर कर दिया, पूरे देश में कोहराम मच गया। विकास दुबे को न्यायालय ले जाना चाहिए था, कोर्ट करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए। अजीब सी मानसिकता है। हमको पहले इससे निपटना होगा। अपराधी को आप कैसे निपटेंगे? हमने मुख्तार अंसारी से निपटा, जेल में क्या उनको खुलासा किया? ब्रिजेश सिंह जेल में है, कितने अपराधी जेल हैं, हमने उनको क्यों नहीं, अब तक अपराध कहां से पनप रहे हैं?
अपराधियों की समीक्षा होना चाहिए, लेकिन हाँ, पुलिस को सक्षम नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा अधिकार नहीं दे देना चाहिए कि जिसको जहां चाहे ठोक दे। लेकिन अपराधियों के साथ कोई भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए कभी भी किसी भी शासन काल में। एकदम सही करें, अपराधियों के साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं विकास दुबे की सीडीआर पब्लिक करते? कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता, कौन अधिकारी है, पता चल जाएगा। क्या आप ले आइए उसका मोबाइल सीडीआर, उसकी कॉल डिटेल पब्लिक कर दीजिए। आज पड़ोसी का देंगे, उनकी भाभी का देंगे, पड़ोसी का आप सीडीआर जारी कर रहे हैं। जांच क्या समाजवादी पार्टी करेगी क्या? देखिए, फिर से वही विषयांतर करने की कोशिश की जा रही है। आप इस चीज को देखिए कि वर्तमान सरकार जिसकी कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी है, वो कानून व्यवस्था छोड़ करके नेहरू से लेकर के चीन से लेकर के सारी चीजों पर कुतर्क करती जा रही है। कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर रही, अपने लोगों को ठीक नहीं कर रही, खाकी और खादी के संबंधों को नहीं उजागर कर रही, टेलीफोन की कॉल नहीं सामने ला रही है, और ये नहीं बता रही है कि अपराध पिछले 3-3.5 सालों में 20,000 मुकदमे अपने भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के किस कानून के अंतर्गत वापस लिए। पहली सरकार है जिसने योजना बना करके विधानसभा से पारित करा करके 20,000 मुकदमे वापस लिए हैं। आप कैसे अपराध मुक्त कर पाए? इतना पूछना चाहता हूं, आप बहुत साफ सुथरे हैं, तो आप बता दीजिए 114 विधायक आपके ऐसे हैं जिनमें संगीन मुकदमे हैं, आप उनकी भी गाड़ी पलट दो, तब तो पता चलेगा आप न्याय करना चाहते हैं। आपके विधानसभा में बैठे 114 विधायक हैं, सस्पेंड कर दीजिए उनको। क्यों लेके आप घूम रहे सरकार बचाने के लिए? संगीन मुकदमे 114 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। कोर्ट से वापस ले लो, वापस ले लो। एक मिनट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई आपराधिक विधायक नहीं है। केवल मुकदमा कायम हो जाने से हम लोग के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे हैं, मैं विद्यार्थी जीवन के बहुत मुकदमे हैं, तो क्या हम लोग अपराधी हो गए? केवल मुकदमा पंजीकृत अपराध संगठित होकर के बड़े बड़े माफिया थे जो सरकार चलाते थे। सपा बसपा के राज में वो सरकार खुद चलाते थे, लेकिन आज वो कहां पर है, ये सबसे बड़ा विषय है। आज छोटी छोटी घटनाएं जो हो रही हैं, या इसके लिए हम लोग आहत हैं, उसके लिए भी नहीं, उसके लिए मर्डर हो जाना छोटी घटना है। नहीं, एक विधवा हो गई, एक औरत, उसके लिए हमारी बहन विधवा। जोगी जी ने एक आईपीएस को सस्पेंड कर दिया, वहाँ के सीओ को सस्पेंड कर दिया, इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया, चौकी इंचार्ज से लेकर के आईपीएस तक, एसपी तक को सस्पेंड करने का काम किया। योगी जी के राज्य में कोई व्यक्ति चाहे वो दोषी हो, देखिए योगी आदित्यनाथ का, देखिए 8 पुलिस वालों का शहादत छोटी घटना है, एक पत्रकार की शहादत छोटी घटना है, 2 महिलाओं की ट्रैक्टर से हत्या कर देना छोटी घटना है, कासगंज की घटना छोटी, अमेठी की घटना छोटी, आत्मदाह छोटे, ये जंगल राज नहीं तो क्या है? इसको आप छोटी घटना कह रहे हैं? ये शर्मनाक है। आपने देखिए, नहीं ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो संगठित होकर के अपराध करते थे, खुद सरकार चलाते थे, जो घटनाएं हुई कानपुर में, हम लोग वहाँ थे, योगी जी ने समय रहते तत्काल उस पर कार्रवाई किया, एक आईपीएस से लेकर के चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर। कम से कम ऐसी सरकार तो नहीं है कि अपराधियों को पाल रही है, अपराधियों को जेल में तो डाल रही है, उनके ऊपर कार्य तो कर रही है। मैं देख रहा हूँ कुछ पत्रकार भी आ गए हैं। ठीक है जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। तो चर्चा यहाँ पे होती है, आप भी आ गए आज, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आपका भी टेक इसमें बहस में। एक बात ये कहना चाहूंगा कि कानून और व्यवस्था ये एक निरंतर एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगते हैं, और किसी भी ऐसी सरकार नहीं कही जा सकती जहां पर कानून व्यवस्था की समस्या का जिसको सामना न करना पड़ा हो। तो इस लिहाज से पहली बात एक ये है कि हमारी जनसंख्या कितनी है और हमारी पुलिस का अनुपात कितना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और पुलिस जब तक हमारी प्रोपोर्शनेट नहीं होगी तब तक हम कानून व्यवस्था पर कायदे से काम ही नहीं कर पाएंगे। एक पुलिस वाला ऑफ नहीं पाता है, शाम को ड्यूटी करता है, फिर सवेरे भी ड्यूटी कर रहा है, रात में सोने को नहीं पा रहा है, तो वो परेशानी भी तो देखनी चाहिए। हमको प्रॉपर पुलिस की स्ट्रेंथ एक बनानी चाहिए, तब जाकर के कानून व्यवस्था पर काबू लग पाए। एक अच्छा सवाल आपने कहा। जी, क्या नाम है आपका? सर दीपू श्रीवास्तव। दीपू श्रीवास्तव जी, कैसे हैं? सर ठीक है सर, हम अपनी समस्या लाए थे कि हमारे घर के सामने रेलिंग लगा दी, हम लोग निकल नहीं पा रहे। कहाँ से आए हैं? सर उदय नगर से। क्या हो गया? सर हम लोग घर के सामने रेलिंग लगा दी है पीडब्ल्यूडी ने, हम लोग निकल नहीं पा रहे, फांद के आ रहे। सर ये देखिए सर, लाइए सर। कहाँ पे? सरोजनी? सर्वोदय नगर। सर्वोदय नगर। सर ये देखिए सर, कोई सुनवाई नहीं।
ये देखिए, अरे वहाँ दो, कैमरे पे दो। इधर इधर हमें दिखाइए पहले, कैमरा हमारे आंख में है। हाँ 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 जी, ये रेलिंग घरों के गेट के सामने रेलिंग लगा रखी है। तो ये क्यों लगाई है? कुछ कारण होगा ना। कारण सर वो कह रहे हैं कि ये 6 लेन है, इसमें हम आपको नहीं आने देंगे। नहीं तो 6 रोड बन रही है। 40 वर्ष से एक पतली रोड थी गोमती, उसके कुकरेल के किनारे, उसके ऊपर बंदा बनाया, बंदे के ऊपर अपनी रोड बना ली। हम लोगों से कह दिया आप लोग कहीं और से निकलिए, जबकि सामने कोई रास्ता नहीं है, सामने है। एक कागज दीजिए मुझे, मुझे लिख के दीजिए, मैं विधायक जी को देता हूँ। ये विधायक जी कह दिया मैंने, दयाशंकर जी ये आपने कह दिया, सही कह मंत्री जी बोलिए। दयाशंकर जी ये इसको जरा केस को देखिएगा जरा ये क्या है, कोई परेशानी में। प्रतीक भाई हमारे केवल पत्रकार नहीं, हमारे सीनियर भी रहे। नहीं इसको देखिए, जरूर देखिए जी। मैं इसको रखिए, मैं बात करता हूँ। आप आइए किनारे चलिए, मैं आता हूँ जी। सवाल ये था कि जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जा रही है, एक मिनट दयाशंकर जी, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कही जा रही थी उसमें लोगों ने कहा कि आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपकी जब अपनी सरकार थी तो उस समय आप कहाँ थे? मैं आपसे नहीं था। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3.5 साल से सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना। और बीजेपी, उसके पहले भी बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन बीजेपी से पता क्या करो, जैसी कुछ पूछो कि भैया तुमने तो ये इतनी हत्याएं बढ़े, हम तो पहले थे ही नहीं, हम तो अभी आए हैं, हम रोने की आदत, रोते हैं। ये नहीं कहते कि 3.5 साल की हमारी सरकार है, मैं फेलियर हो गया हूँ, मैं नहीं मदद कर पा रहा हूँ, मैंने जो वादे किए थे जनता को पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने रोजगार का वादा किया था, यहाँ बोला था अपराधी नहीं रहेंगे, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे। आज अपराधी यहाँ पनप रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, आप फेलियर हो, रोने। समाजवादी की सरकार थी, कमाल है, आप रोते रहते हो कि समाजवादी की सरकार थी। आप भूल गए कि आज मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये एक्टिंग की सरकार नहीं है, ये एक्टिंग की सरकार नहीं है कोई। योगी जी की सरकार में नहीं चलेगी। इनके माफिया जो गुंडे पाले हुए हैं, उनका हक पूरा होने वाला है। जितने गुंडे हैं उनका हक, ऐसे माफिया सपा सरकार के अंदर एसपी को मारते, पुलिस कर्मियों को मारते, जो शासन कर पलटे माफिया। ये जंगल राज की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, ये आत्मनिर्भर की सरकार है। इनको चाहिए सिर्फ इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए आपका नाम क्या है? सचिन जी, आप माने या ना माने, मुझे कोरोना से बड़ा डर लगता है। अब छुआ ना करिए मुझे बार बार, तो थोड़ा दूर खड़े हुइए, खड़े हुइए, थोड़ा सा खड़े हुइए। यादव का संरक्षण जो प्राप्त था वो सपा सरकार में, और उसका विनाश करा है भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी ने, उसको दिखाया है। और कोई भी माफिया गुंडा अनुराग भैया को एक एक्टिंग करनी बड़ी आदत है, वो किसी भी काम में होगा करते बैठ करके। अभी मोदी जी 5 तारीख को आ रहे, तो इसमें मोदी जी क्यों आ रहे? अब मोदी जी नहीं आ रहे थे, मोदी जी क्यों नहीं आ रहे? इसमें इनको बड़ी समस्या है। गायत्री प्रजापति कौन थे, उसको कौन बचा रहा था? सुबोध कुमार की बुलंदशहर के अंदर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है खुलेआम, और उनके अपराधियों को फूल माला पहना के जब वो उनको रिहा किया जाता है, छोड़ा जाता है, भारत माता के नारे लगाकर उनको फूल माला पहना स्वागत किया जाता है। सुबोध कुमार के हत्यारों को क्या सजा दी गई? सुबोध कुमार के पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी दोगे कि नहीं दोगे? नौकरी दोगे कि नहीं दोगे? क्या जी, आप कितने पढ़े? जब हम बचपन में थे तो स्कूल नहीं जाते थे, पिताजी मारते थे, कहते थे नहीं पढ़ोगे तो मेरे जैसे गाय भैंस चराओगे। आज प्रधानमंत्री कहते हैं जाओ गाय भैंस चराओ, कौशल योजना। मैंने तो सुना था लखनऊ में बड़ी, इधर रुको, इतना हल्ला मचाते हो तुम लोग यार। अरे हेलो, रुको, मैं समझ गया, रुकिए, ज्यादा बात होगी, बहस ज्यादा होगी क्या? भीड़ इतनी ज्यादा कि मैंने पीछे चलिए भाई, आपको मैंने 4 बार टोका है, ऐसे नहीं बन पाएंगे आप कुछ, पीछे चलिए ना, तब पीछे चलेंगे तब आगे आएंगे, तो पीछे चलिए थोड़ा, फिर आप आगे नहीं समझ में नहीं आता आपको ना, नहीं समझ में आता आपको, या तो आपने हमको नहीं जानते हैं या तो फिर आप हमको, फिर पीछे चलिए, आप चलिए पीछे, आप भी चलिए, आप उसको ना मना करिए, आप बड़े हैं थोड़ा, पीछे चलिए।
दो बातें बड़ी स्पष्ट है। कहा तो ये होना चाहिए था कि इनकी कमीज मेरी कमीज से सफेद। अरे रुको चाचा, कहा तो ये होना चाहिए था कि भाजपा की कमीज पुरानी सरकार की कमीज से ज्यादा सफेद है, और कहा इस वक्त ये कुतर्क हो रहे हैं कि भाई मेरी कमीज इसलिए गंदी है कि पुरानी सरकार की तो कमीज उससे भी ज्यादा गंदी थी। भाई पुरानी सरकार को पलटा सिर्फ इसीलिए तो गया था कि नई सरकार से हमें संरक्षण मिलेगा, अपराध कम में होंगे, अपराध जीरो होंगे, कहीं ना कहीं रोजगार मिलेंगे। आप ये बताइए, पुलिस वालों की भर्तियां, एक पुलिस वाले की भी भर्ती हुई क्या पिछले 3 सालों में? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार इनसे बोलो, सीताराम भी बोल दे, सीताराम भी बोल दो, माँ का भी नाम लगा लो। सीताराम बोले एक बार, सीताराम। अरे हम लोग भी कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन रोजगार की बात करो, जय श्री राम। बहस तो कुतर्क में हो जाती है, कुतर्क से कहां चली जाती है इसका कोई अंदाजा नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन देश की समस्याओं से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, कानून व्यवस्था से राजनीतिक दलों का कुछ लेना देना है नहीं। इनको जय श्री राम चाहिए, इनको मुलायम अखिलेश यादव जिंदाबाद चाहिए। ये सही बहसों पर आना ही नहीं चाहते हैं। कानून व्यवस्था आज एक सरकार की समस्या नहीं है। 1989 के आपका ये पॉइंट सही है कि सही मुद्दे पे सही पॉइंट पे बहस होने ही नहीं देते। सही पॉइंट पे बहस हो, मुद्दे पे बात हो तो शायद कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कानून व्यवस्था आज की समस्या नहीं है। किसी भी सरकार में कोई भी सरकार ये दावा नहीं कर सकती है कि 100% कानून व्यवस्था पर सही उतरी है, और कानून व्यवस्था में हमेशा सुधार की गुंजाइश है और होनी चाहिए। सरकार का ये दायित्व है कानून व्यवस्था का सुधार करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ। आज अभी बस सिर्फ इतना।